चलिए। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त? आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे रूस की क्रांति के लिए, लेकिन एक बार रूस की क्रांति का टेस्ट पेपर हम पढ़ें तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने ये नई इनिशिएटिव किया है आप सभी प्यारे साथियों के लिए, कि आज से हम जो भी टॉपिक का टेस्ट आपके लिए रखेंगे, पहले उस टॉपिक को एक बार जितना हमने पढ़ लिया है उसको सारे को रिवाइज करवाया जाएगा। ये विचार कैसा लगा एक बार मुझे बताएं। स्वागत है आप सभी का, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो एक बार हम उस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, जो जो चीजें हमने पढ़ ली है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हमने रशिया की क्रांति पढ़ी थी, याद करिए। तो रशिया की क्रांति जो हमने पढ़ी, उस रशियन रिवॉल्यूशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि चीजें जो है वह हमारे समकक्ष या हमारे अनुकूल हो जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है क्या? तो ये इनिशिएटिव मैंने इसी टॉपिक से शुरू किया है आप सभी के लिए, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे एप्लीकेशन पर जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है, तो उस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आपके लिए एक शानदार टेस्ट का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग, स्वागत, अभिनंदन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे रूस की क्रांति के। इसके दो चरण देखने को मिलते हैं, फरवरी मार्च 1917 की क्रांति, अक्टूबर नवंबर 1917 की क्रांति। कारण राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक है। कुछ राजा है, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेनिन का उदय है, अप्रैल थीसिस है, वॉर कम्युनिज्म है, एनईपी है, स्टालिन है, और इसके परिणाम है। रूस के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, आपको पता होगा। रूस की क्रांति 1917, दो चरण देखने को मिलते हैं। फरवरी मार्च 1917 की क्रांति, रूस में राजतंत्र की समाप्ति हुई। प्रिंस लवाऊ के नेतृत्व में यह संवैधानिक गणतंत्र बना। यह राजनीतिक क्रांति थी जिसके तहत जारशाही का अंत हुआ, नेतृत्व कुलीनों के पास था। इसे मेंशेविक क्रांति कहते। उसके बाद अक्टूबर 1917 की क्रांति देखने को मिलती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 1917 की क्रांति क्या थी? 7 नवंबर 1917 को हुई। लेनिन के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग के मजदूरों का अधिनायकवादी शासन स्थापित हुआ। इसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। यह अक्टूबरिस्ट क्रांति भी थी। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के पहले जूलियन कैलेंडर चला करता था। राजनीतिक कारणों में देखिएगा, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना 1492 में इवान महान ने की थी, जो कि मस्कवी वंश का था। क्लियर हो गई? इसके बाद इवान चतुर्थ यह कहता है कि रूस जार जो है वह रूस का एकाधिपति है। 1613 में रूस में रोमनोव वंश की स्थापना हुई। रूस में क्रांति इसी वंश के समय हुई थी। संस्थापक माइकल रोमनोव था। अंतिम शासक जार निकोलस द्वितीय था। रोमनोव वंश के प्रमुख शासकों में पीटर महान, इसने कहा जार दुनिया में किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसने सेंट पीटर्सबर्ग का निर्माण किया था। अलेक्जेंडर पढ़ा, फिर इसके बाद निकोलस हमने प्रथम पढ़ा था। इसके बाद हमने बात करी थी, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर द्वितीय की। इसने कृषि दास था, यानी कि सफरडम को समाप्त किया था। कृषि दास को जो है वह रूस में सर्फ कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद अलेक्जेंडर तृतीय की बात करी, रूसीकरण की नीति अपनाई। एक जार, एक रूस और एक चर्च का नारा दिया था। निहिलिस्ट आंदोलन का दमन करता है यह। इसके बाद हमने पढ़ा था निकोलस द्वितीय, यह क्रांति के समय जार था। इसकी नियुक्ति शासन करने के लिए ईश्वर ने की है और इसके पास असीमित अधिकार है, राष्ट्र का पिता कहते हैं। चलिए, निकोलस सेकंड अनुभवहीन था। साम्राज्य पर इसकी पत्नी अलेक्जेंड्रा का प्रभाव था, और अलेक्जेंड्रा पर जर्मन साधु रास्पुटिन का प्रभाव था। तो यह एक भ्रष्ट साधु था, यह बात याद रखना। ठीक है, चलिए। इसके बाद निकोलस द्वितीय के समय रूस खूनी रविवार की घटना हुई, जिसे हम ब्लडी संडे कहते हैं। 22 जनवरी 1905 की घटना है। सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गेपन के नेतृत्व में 2 लाख मजदूरों ने अपनी स्थिति में सुधार की मांग हेतु विंटर पैलेस के बाहर अहिंसक आंदोलन किया था। श्रमिक परिषद, श्रमिक सोवियत के बारे में चर्चा करी। ड्यूमा एक रूसी संसद है, संविधान घोषित किया जिसे बुलिदिन संविधान कहा जाता है। संवैधानिक लोकतंत्रीय दल था जिसे कैडेट कहा गया। 1905 में जार ने ड्यूमा की स्थापना करी। 4 ड्यूमा यहां पर बनी थी। रूस जापान युद्ध, ठीक है। रूजवेल्ट के बाद हमने बात करी पोर्टमाउथ की संधि। रूजवेल्ट 1906 में शांति का नोबेल। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का द्वारा भाग लिया जाना। बी एच समनर का यह कथन, अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो रूस में जारशाही का अंत भी नहीं होता। क्लियर हो गई? सामाजिक कारणों में 2 भागों में विभाजित वर्ग था यहाँ का। ठीक है, बुर्जुआ वर्ग, जो उच्च अधिकार प्राप्त वर्ग होता है उन्हें कहा जाता है। ठीक है, और जो सर्वहारा वर्ग होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिसे पोलोतरी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते।
चलिए, कार्ल मार्क्स, गोरखी के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, कार्ल मार्क्स गोरखी रूस में अराजकतावाद का संस्थापक था। बोल्शेविक दल का सदस्य, समाजवादी नामक साहित्यिक संस्था की स्थापना करी। चलिए, लियो टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव के बारे में हमने बात करी। आर्थिक कारणों के बारे में हमने शानदार परिचर्चा आप सभी प्यारे साथियों के साथ की थी, आप याद करिए। इसके बाद रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका द्वितीय अधिवेशन लंदन और ब्रुसेल्स में हुआ था, इसमें मतभेद हो जाता है, बोल्शेविक मेंशेविक में विभाजन हो जाता है। हमने इनके नेता, विचार, समाचार पत्र, सिद्धांत और क्रांति को पढ़ लिया था। क्लियर हो गई? फरवरी मार्च 1917 की क्रांति, जिसे पेट्रोगार्ड की क्रांति कहा जाता है, रोटी की मांग को लेकर के 8 मार्च 1917 को क्रांति हुई। ठीक है, और 12 मार्च को सैनिक और मजदूरों की सोवियत की स्थापना हो जाती है। क्या ये बातें क्लियर हो गई? 14 मार्च को प्रिंस लवाओ के नेतृत्व में मध्यम वर्गीय संवैधानिक गणतंत्रीय सरकार बनी। 15 मार्च को जार निकोलस द्वितीय के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया और सल्सबर्ग का जो किला था, जिसे रूस का बास्तिल कहते हैं, वहां से कैदियों को मुक्त करवाया। प्रिंस लवाओ के मंत्रिमंडल में जो शामिल था वह एकमात्र समाजवादी से केरेनस्की था, शामिल था। ठीक है, लेनिन स्विट्जरलैंड में था, जर्मनी के सहयोग से आया। समाचार पत्र इस्क्रा है, दूसरा जारिया है। किताबें मैंने आपको बता दी थी, याद करिए, जिसमें लेनिन की हिंसात्मक नीति का पक्ष, राज्य व क्रांति नामक किताब में इसने लिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? दल बताया, रूसी समाजवादी जनतांत्रिक दल के बारे में बात करी थी हमने। चलिए, अप्रैल थीसिस का प्रतिपादन किया गया, उसके बारे में हमने बेहद शानदार तरीके से परिचर्चा की थी। चलिए, अप्रैल थीसिस के जो प्रावधान थे वह मैंने आपको बताया कि सारी शक्तियां सोवियतों को देकर के सोवियत गणराज्य की स्थापना की जाए। पूंजी शासन तंत्र के स्थान पर सर्वहारा शासन तंत्र, अस्थायी सरकार का सहयोग, भूमि का राष्ट्रीयकरण कर इसे किसानों में वितरित किया जाए। प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने की बात कही गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सेना और पुलिस की समाप्ति, विभिन्न राष्ट्रीयता के लोगों को स्वनिर्णय के अधिकार पर बल। क्लियर हो गई? लेनिन के कुछ कथन जो हमने आपके लिए बताए। 23 जुलाई 1917 को सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी के नेता केरेनस्की के नेतृत्व में सरकार बनी थी। अक्टूबर नवंबर 1917 की क्रांति, 7 नवंबर को यह क्रांति संपन्न होती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आप याद करिए। और इसके बाद हमने पढ़ी थी रशियन रिवॉल्यूशन में अगली महत्वपूर्ण बात कि रूस में गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है। ठीक है, बोल्शेविकों ने लाल सेना और जो दूसरे थे जिन्होंने इनके खिलाफ सरकार सेना बनाई थी उसको श्वेत सेना कहते हैं। फिर इसके बाद वॉर कम्युनिज्म लागू किया। वॉर कम्युनिज्म में रूप से एक कठोर अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कुछ प्रावधान यहाँ पर किए गए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, रूसी रूबल मुद्रा को समाप्त किया, मजदूरों को मजदूरी अनाज के रूप में, किसानों से अधिशेष उत्पादन छीन लिया गया, भूमिपतियों के जितने भी अधिकार थे वह छीन कर किसानों को दिए गए, उद्योगपतियों के कारखाने छीन कर मजदूरों को दिए गए। वॉर कम्युनिज्म नामक कठोर अर्थव्यवस्था से रूस ने गृह युद्ध पर विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन रूस को आर्थिक नुकसान हुआ। वॉर कम्युनिज्म असफल हुआ। लेनिन ने 1921 में एनईपी प्रारंभ कर दी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बाय लेनिन, साम्यवाद के साथ साथ आंशिक पूंजीवाद पर आधारित थी। एनईपी के कुछ सिद्धांत की 20 से कम मजदूर वाले कारखाने निजी मालिकों को दे दिए जाएंगे। लगभग 100 से ज्यादा विदेशी कंपनियों के साथ समझौते, मुद्रा व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। 1924 में रूबल प्रारंभ कर दी। इस तरह से कई सारी चीजें। 21 जनवरी 1924 लेनिन की मृत्यु और लेनिन आधुनिक रूस का जनक। इसके बाद लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। इसने एनईपी को समाप्त करके पंचवर्षीय योजना लागू की। 2 किताबें लेनिनवाद और समाजवाद लिखी थी। रूसी क्रांति के परिणाम हमने देखे। महिलाओं को मताधिकार 1917 में दिया गया था। तो ये थी कुछ बातें विशेष तौर पर रूस की क्रांति के संदर्भ में। कैसी लगी हमें ज़रूर बताओ। और अब हम आपको आगे की जो है परिचर्चाएं करते हैं और आगे की बात आप सभी प्यारे साथियों के साथ में करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों के द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन जो है वह किसके नेतृत्व में किया गया था? फादर गेपन, रिडशेप, गुश्काव, मिल्युकाव? अनुत्तरित प्रश्न है। 22 जनवरी 1905, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्लडी संडे। क्या ये बात क्लियर हो गई? जिसे हम देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो यही घटना क्या कहलाती है? खूनी रविवार कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मजदूरों ने यहाँ पर हड़ताल की थी। मजदूरों ने हड़ताल की अपने अधिकारों की मांग को लेकर के। और कहाँ पर की थी? यह की थी जार के आधिकारिक निवास विंटर पैलेस के बाहर। ठीक है, और इस नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इस घटना का लीडरशिप कर रहा था फादर गेपन।
ठीक है। फादर गेपन जो है यह 1906 में इसकी हत्या कर दी जाती है, यह बात याद रखना। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया था। इसका नेतृत्व फादर गेपन के द्वारा किया गया था। लगभग 2 लाख मजदूरों ने इसमें भाग लिया था। 1,000 के आसपास जो मजदूर थे उनकी डेथ हो गई थी और लगभग 2,000 मजदूर जो है वह घायल हो गए थे। क्लियर हो गई? चलिए अगला प्रश्न देखिए। रूस में नवीन आर्थिक नीति को क्या मैं NEP कहता हूं क्या? किसके द्वारा लागू की गई? केरेनस्की, स्टालिन, लेनिन, लियो ट्राटस्की? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। रूस में जो नई आर्थिक नीति है यह किसके द्वारा लागू की गई थी? बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, याद रखिएगा 1917 में जिस प्रकार से लेनिन के नेतृत्व में सर्वहारा क्रांति होती है 7 नवंबर 1917, ठीक है। उसके बाद वॉर कम्युनिज्म आता है और वॉर कम्युनिज्म के बाद 1921 में नई आर्थिक नीति आती है। देखिए 1917 में रूस में क्या घटित होता है? तो हम कहते हैं सर यह थी बोल्शेविक क्रांति। अरे बोलिए सर, बोल्शेविक क्रांति के बाद यहाँ पर जो है वह 1917-18 के दौरान एक नया चीज लाया जाता है। आप 1918 लिखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? डेट इज वॉर कम्युनिज्म। वॉर कम्युनिज्म कहते हैं। यह आपके असफल हो जाता है तो 1921 में लाई जाती है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। इसके बाद 1928 में लाई जाता है 5 ईयर प्लान। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो यह लेनिन के द्वारा शुरू की गई थी। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है वह किसने की थी? लेनिन ने की थी। पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारंभ है यह प्रारंभ किसने किया था? तो याद रखना यह प्रारंभ आपके स्टालिन महोदय ने किया था, ठीक है। और स्टालिन महोदय जो है यह 1929 में 1929 में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को समाप्त कर देगा। क्या ये बात क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? मेरे प्यारे साथियों, आप ही ने कहा था ना कि सर ये इतना सारा कौन पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मेरे दोस्त मैं वो पढ़ाता हूं जहां से सवाल आते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दो। ये वो बातें हैं जहां से सवाल बनते हैं। अप्रैल थीसिस जो है यह किसने प्रतिपादित की थी? यह प्रतिपादित की थी लेनिन ने, है ना। और इस अप्रैल थीसिस के कुछ उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों के बारे में हमने पढ़ा था, आप याद करो, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा उसको जानिए। ये देखिए ये अप्रैल थीसिस है और ये अप्रैल थीसिस के क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा इनको अब समझो, ठीक है। देखिए लेनिन आया अप्रैल 1917 में, अप्रैल थीसिस का प्रतिपादन करता है। कहता है कि सारी शक्तियां जो है वो सोवियतों को देकर के सोवियत गणराज्य की स्थापना की जाएगी। पूंजीवादी शासन तंत्र के स्थान पर सर्वहारा शासन तंत्र स्थापित होगा। अस्थायी सरकार का सहयोग नहीं लेंगे। भूमि का राष्ट्रीयकरण कर इसे किसानों में वितरित किया जाएगा। रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सेना पुलिस की समाप्ति, विभिन्न राष्ट्रीयता के लोगों को स्वनिर्णय का अधिकार। तो यहाँ पर युद्ध का अंत था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, किसानों को भूमि का स्थानांतरण था। जार के गलत कामों की सजा नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? जार को सजा देना यहां पर नहीं था। यह फ्रांस की क्रांति में हुआ था जब वहां के सम्राट को गिलोटीन कर दिया गया था। याद होगा आप लोगों को, है ना। तो मेरे दोस्त याद रखना अप्रैल थीसिस का हिस्सा यह नहीं देखने को मिलता है। 1917 में लेनिन ने सत्ता हाथ में ली, अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया। निम्नलिखित में से इस कार्यक्रम में क्या नहीं था? देखो भाई साहब, बेहद गजब का प्रश्न है। और अधिक तीव्रता से युद्ध करना, बिना किसी क्षतिपूर्ति के समस्त निजी भूमि का राष्ट्रीयकरण, पूंजीपतियों को राज्य अधिकारों से वंचित किया जाएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अनुत्तरित प्रश्न। मैं एक बात आप सबसे फिर कह रहा हूं, जब भी आप रूस की क्रांति पढ़ो तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा लेनिन के कार्यक्रम जरूर पढ़ के चलिएगा, ठीक है ना। लेनिन के मृत्यु के बाद ही रूस की क्रांति समाप्त हो जाती है। स्टालिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमने स्टालिन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की। स्टालिन के संदर्भ में केवल एक बात पढ़ी कि स्टालिन की 2 किताबें पढ़ी, लेनिनवाद और समाजवाद। तीसरी महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि
स्टालिन जो है यह 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च करता है, जो पूरी दुनिया में पहली बार था। और 1929 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, जिसका प्रारंभ लेनिन ने सन 1921 में किया था, उसे समाप्त कर दिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। तो लेनिन ने सत्ता हाथ में ली और एक जो कार्यक्रम यहां पर शामिल नहीं था वह यह था कि और तीव्रता से युद्ध किया जाए। नहीं था सर। क्लियर हो गई? नहीं था। चलो अगला प्रश्न देखो। रूस के आधुनिकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? किसने रूस का आधुनिकीकरण किया? पीटर द ग्रेट, अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर द्वितीय, चार्ल्स द ग्रेट? अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ, रूस का जो है वह आधुनिकीकरण करने का श्रेय जो है वह किसे दिया जाता है? याद रखना, पीटर द ग्रेट को, जो यहाँ का सम्राट था, इसे रूस के आधुनिकीकरण करने का श्रेय दिया जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो रूस के आधुनिकीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पीटर द ग्रेट को। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कौन था? लेनिन था, प्लेखनोव था, ट्राटस्की था, स्टालिन था? अनुत्तरित प्रश्न है। बताइए, रूस में एक पार्टी की स्थापना की गई थी, नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? ठीक है सर, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में अगर मैं चर्चा करता हूं तो इसका संस्थापक था प्लेखनोव। कौन था? प्लेखनोव। 1903 में इसका द्वितीय अधिवेशन ब्रुसेल्स और लंदन में आयोजित किया गया था। इसी समय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में बढ़ जाती है, बोल्शेविक और मेंशेविक। याद है? तो प्लेखनोव जो है वह इसका क्या था? संस्थापक था, फाउंडर था। 1917 में क्रांति के द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ कर दिया गया? रोमनोव, बुर्बो, हैब्सबर्ग, अनोवर? अनुत्तरित प्रश्न है। आप याद करो, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो फ्रांस की राज्य क्रांति के अंतर्गत हमें इस बात को बहुत अच्छे से पता है कि वहां पर बुर्बो राजवंश की सत्ता का अंत कर दिया गया था। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? तो मेरे दोस्त, रशिया में जब क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत बुर्बो राजवंश, रशिया में जब क्रांति होती है तो यहाँ के ऐतिहासिक रोमनोव वंश का अंत किया गया था। क्या समझ में आ गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब दो। देखो, यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न हल करवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे प्रश्न वो हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे आपको एक आइडिया डेवलप होता है, आपके मन मस्तिष्क में एक विचार विकसित होता है। अरे तेजी के साथ बताओ, क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? एक विचार विकसित होता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के सवाल हमारी परीक्षा में आते हैं। जब आपके अंदर इस बात का एक जब आपके अंदर इस तरह का एक वो डेवलप हो जाएगा ना कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो यकीन मानिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपने आधी विजय तो आप प्राप्त कर ही लेंगे युद्ध में। क्लियर? तो यह रोमनो वंश है। रासपुटीन कौन था? हा हा, गजब का प्रश्न है सर। रूस का जार था, समाजवादी नेता था, जमींदार था, दुष्ट साधु था? अनुत्तरित प्रश्न है। सर यह जर्मन था, पहली बात तो। और इसका प्रभाव किसके ऊपर था? इसका प्रभाव था अलेक्जेंड्रा के ऊपर। अलेक्जेंड्रा कौन थी? अलेक्जेंड्रा रूस की रानी थी। कौन थी यह? रूस की रानी थी। और जार जो निकोलस द्वितीय था, इस जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। क्लियर हो गई? तो याद रखना, यह मूल रूप से एक दुष्ट साधु था। यह कौन था? यह बात याद रखना, जर्मनी का दुष्ट साधु था। और 1916 में फेलिक्स नाम के व्यक्ति के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। किसने इसकी हत्या कर दी थी? फेलिक्स नाम के व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो अगला प्रश्न देखो। फादर एंड सन्स जो है यह किसकी रचना है? तुर्गनेव, मैक्सिस गोर्की, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की? अनुत्तरित प्रश्न है। यहां पर एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि फादर एंड सन्स जो है वह किसकी रचना है? जवाब दीजिए। फादर एंड सन्स, सर याद रखना यह तुर्गनेव की रचना है। किसकी रचना है? तुर्गनेव। लियो टॉल्स्टॉय ने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या होता है? वॉर एंड पीस होता है। ठीक है, इसने कौन सी किताब लिखी थी? याद रखिएगा, डेट इज वॉर एंड पीस, यह इसकी किताब है। अगला प्रश्न, इस्क्रा और जारिया नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? लेनिन ने,
केरेनेस्की ने, स्टालिन ने, निकोलस द्वितीय? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ। यहां पर एक सवाल आप सभी के लिए है, इस्क्रा और जारिया। जो समाचार पत्र है, इनका प्रकाशन किसने किया था? याद रखिएगा, यह लेनिन के द्वारा प्रकाशित है। अनुत्तरित प्रश्न, अगला प्रश्न। अक्टूबर क्रांति का संबंध किस देश से है? चीन से, क्यूबा से, रशिया से, फ्रांस से? और अनुत्तरित प्रश्न है। सर याद रखिएगा, अक्टूबर क्रांति जो है इसका संबंध रूस से है। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर और फरवरी मार्च की क्रांति। ठीक है, रूस में मूल रूप से दो क्रांति देखने को मिलती है। पहली क्रांति जो होती है उसे हम कहते हैं फरवरी मार्च 1917 की क्रांति, और दूसरी जो देखने को मिलती है वह अक्टूबर नवंबर 1917 की क्रांति, रिवोल्यूशन। चलो अगला प्रश्न। 10 days that shook the world, रूसी क्रांति का आंखों देखा विवरण है। ई एच कारका, लियोन ट्राटस्की, जॉन रीड, मार्क फेरो? अनुत्तरित प्रश्न है। 10 days that shook the world, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है जो मूल रूप से रूसी क्रांति का आंखों देखा वृतांत है? याद रखना, यह जॉन रीड की किताब है। किसकी है? 10 days that shook the world, जॉन रीड। किस संधि के अनुसार जर्मनी ने सोवियत सरकार को वैधता प्रदान कर दी थी? सर रेपालो, हिराना, सेने, म्यूनिक? अनुत्तरित प्रश्न है। एक ऐसी संधि जिसने कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों जर्मनी ने सोवियत सरकार को वैधता प्रदान कर दी थी, तो यह संधि होती है रेपालो की संधि। ठीक है, अगला प्रश्न। गृह युद्ध के दौरान बाह्य गुट और आंतरिक गुट दोनों ने मिलकर एक श्वेत सरकार बनाई, इसके संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। दक्षिणी रूस, डेनिकिन, यूक्रेन, क्रीमिया, जनरल रेगल, मार्मस्क और आर्जचेन, चेकोवस्की, ओमनस्क और यूडेनीज? अनुत्तरित प्रश्न है, बताओ इसके संदर्भ में जो सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है सर, ये सर यह ओमनस्क यूडेनिच जो है यह सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बिना आतंक और हिंसा के श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद पर विचार नहीं किया जा सकता, यह किसका कथन है? बिना आतंक और हिंसा के श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद पर विचार नहीं किया जा सकता, यह स्टालिन का कथन है, ट्राटस्की का है, केरेनस्की का है, लेनिन का है? अनुत्तरित प्रश्न है, जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया विचार है, कृपया मानिए, बताइए। बिना आतंक और हिंसा के श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद पर विचार नहीं किया जा सकता। सर जब भी अधिनायकवादी क्रांति जब हम रशिया में पढ़ते हैं तो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी ना, तो भाई साहब यह कथन भी किसका रहेगा? लेनिन का रहेगा। दास कैपिटल नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कार्ल मार्क्स, लेनिन, हीगल, एजेल्स? अनुत्तरित प्रश्न है। एक यहाँ पर किताब के बारे में बात कही जा रही है, यह किताब है दास कैपिटल। दास कैपिटल नामक यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना, यह किताब कार्ल मार्क्स ने लिखी है। तो ये थे रूस की क्रांति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। आप चूंकि यह क्लास जो है कहाँ जाएगी, यह क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाएंगी, तो जो यूट्यूब चैनल पर हैं उनका चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।